1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। तो ये तो थी दिन भर की 5 बड़ी खबरें और बात करते हैं केजी बेसिन विवाद की। गैस सप्लाई मामले में अंबानी बंधुओं और सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी RIL को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी RNRL को गैस सप्लाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। उधर अनिल अंबानी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लागू करवाने की मांग कर दी है। गैस सप्लाई को लेकर अंबानी बंधुओं के बीच चल रहे विवाद पर अब सितंबर में सुनवाई होगी। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। अनिल अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी RNRL ने मुकेश अंबानी की कंपनी RIL से 2.34 USD प्रति मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर गैस सप्लाई की मांग रखी थी, जो कि सरकारी कीमतों से 44% कम है। इतनी कम कीमतों पर गैस सप्लाई करने से RIL ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकार की अनुमति के बिना ये संभव नहीं है। अनिल अंबानी ने आरोप लगाया है कि सरकार मुकेश अंबानी का पक्ष ले रही है। अंबानी बंधुओं के आपसी विवाद को सुलझता ना देख सरकार ने ये मामला अपने हाथों में ले लिया। The High Court has said that because of the family arrangement, RNRL becomes a special class of a customer, to which the government's SLP says if that is so, then this MOU has to be declared void, because let's get the matter back and focus. What is of importance here? Gas, natural gas today is vital for the country. उच्चतम न्यायालय ने पूरे मामले को लेकर दायर याचिका पर मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली RIL और अनिल अंबानी की RNRL को नोटिस जारी कर दिया। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन ने कहा कि इस याचिका की सुनवाई 3 जजों की पीठ करेगी। सरकार ने अपनी याचिका में KG-D6 क्षेत्र की गैस पर अपना दावा जताया है और ये आरोप लगाया है कि अंबानी बंधु समूह की कंपनियां चुपके से राष्ट्रीय संसाधन हथिया रही हैं और इसे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति समझ रही हैं। सरकार ये भी चाहती है कि उच्चतम न्यायालय RIL और RNRL के अलावा अन्य कंपनियों को भी गैस की बिक्री की अनुमति दे। कुछ भी हो, ये लड़ाई तो अंबानी बंधुओं ने ही शुरू की थी, जिसके बीच में एक आम आदमी पिस सकता है। जी हाँ, अगर सरकार गैस कंपनियों को सस्ते में गैस देती है तो आम आदमी राहत की सांस ले सकता है। मानवी मिश्रा, CNEB, दिल्ली। केजी बेसिन पर जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना। खन्ना साहब, स्वागत है आपका CNEB में। अगर हम इस विवाद की पूरी बात करें तो द्विपक्षीय विवाद था मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में। अब लगता है कि चतुष्कोशीय विवाद हो गया, क्योंकि सरकार का पक्ष भी इसमें आ गया और छोटी कंपनियों का भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नेचुरल गैस है वो राष्ट्रीय संपदा है, परंतु यदि आपने कंपनी को ठेका दे दिया और उस ठेका लेने के बाद उनको गैस मिली, वो गैस जिस टर्म्स में गवर्नमेंट ने ठेका दिया उसके हिसाब से वो बिकेगी। अब क्योंकि इस बीच में उनका पारिवारिक झगड़ा हो गया और कंपनियों का बंटवारा हो गया, तो उनके सामने जो अरेंजमेंट हुई वो पहले भी जो डीमर्जर की अरेंजमेंट के हिसाब से वो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है। परंतु जब इस कंपनी ने उनको माल नहीं दिया तो इन्होंने कचहरी में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि आप दीजिए, और अब बड़ी लेट स्टेज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में आ रही है, एक पक्ष ले लिया गवर्नमेंट ने। तो एक्चुअली ये द्विपक्षीय विवाद त्रिपक्षीय बन गया है। बाकी जो चौथा पक्ष जो है वो तो एक माइनर पक्ष है। जी, वो खन्ना साहब, अगर पूरे विवाद की बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पेच क्या है? क्या दरें सबसे बड़ा पेच है? क्योंकि अगर दरों की बात करें तो 2.3 की दर से गैस मुहैया कराने की बात हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पेच है प्रॉफिट का। कौन मुनाफा कमाएगा? यदि अनिल अंबानी की कंपनी को एग्रीड रेट पे गैस मिलती है तो मार्केट रेट से करीब $2 कम पे मिल रही है जी। इसका मतलब उसका मुनाफा आने वाले कई सालों में कई गुना बढ़ जाएगा। 17 सालों की बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े अमाउंट्स जो है पैसे के इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरी तरफ जो रिलायंस है वो ज्यादा पैसा लेना चाहती है। और इसके अलावा अब ये पारिवारिक झगड़े के बाद जब सरकार इसमें पार्टी बन गई है तो अब आज की कचहरी के फैसले में तो कुछ नहीं आया है, अभी तो स्टेटस को है।
और इधर से सालवे साहब जो मुकेश अंबानी के वकील हैं वो कह रहे हैं कि हमने कहा है जो जनवरी की अरेंजमेंट है चलती रहेगी। इसका मतलब जो जजमेंट आई है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो आपने सरकार की बात की, जो सरकार के पक्ष की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि सरकार का पक्ष यहाँ पर कुछ बायस लग रहा है, क्योंकि जो अनिल के जेठमलानी वकील हैं उन्होंने भी यही कहा है कि गवर्नमेंट इज इन दी पॉकेट ऑफ मुकेश। देखिए जब ये कंपनी एक थी, जब धीरू भाई अंबानी थे, तो 20वें बार ये चार्ज लगा कि धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी केंद्रीय सरकार के अफसरों को, मंत्रियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। अब ये दो हो गए, अब अभी भी रस्साकशी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक के फेवर में जाए या दूसरे के फेवर में जाए। अब इस राउंड में गवर्नमेंट वो बात बोल रही है जो मुकेश अंबानी के फेवर में है, तो दूसरी पार्टी ये कह रही है कि भी आप क्यों कर रहे हैं फेवर, परंतु क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सभी पक्ष सुनकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। इसलिए क्योंकि ये मामला न्यायालय में भी है, ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। तो हमें लगता है कि इस फैसले के लिए इंतजार किए जाने की जरूरत है। चलिए खन्ना साहब, ये तो बात रही विवाद की, इसके असर की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से विवाद लगातार गहराता जा रहा है, कोई सॉल्यूशन इसका 1 सितंबर तक तो निकलना लाजमी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, 1 सितंबर तो हियरिंग की डेट है, तो जनवरी में जो हाईकोर्ट ने अरेंजमेंट करी थी वो कंटिन्यू होगी। और जब तक देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया गया है और पार्टी सारी कचहरी के सामने है, तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट की जजमेंट को मुकेश अंबानी की कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी 1 सितंबर से पहले। जो चौथे पक्ष की हम बात कर रहे थे खन्ना साहब, छोटी कंपनियों का जो पक्ष था, उसमें छोटी कंपनियां ये कह रही हैं कि अगर इतनी सस्ती दर पर गैस मुहैया कराई जाती है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। जिन कंपनियों ने महंगे दर पर गैस ली है उनको घाटा उठाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि कंपटीशन का भी इशू है कि भाई एक कंपनी को इतना एडवांटेज क्यों मिले। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो क्योंकि उस जो डिस्कवरी की मालिक है, जिसने डिस्कवर की है, उसको कुछ राइट्स हैं, और अगर उनकी ओरिजिनल एग्रीमेंट्स में ये राइट्स उनको मिलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही ताकि इसकी करेगी, परंतु अनफेयर एडवांटेज अनिल अंबानी की कंपनी को हो जाएगा और इसका जो खमियाजा है वो छोटी कंपनियां भुगतेंगी, क्योंकि वो दुगने दाम में लेंगी। नेचुरली अगर बिजली बना रही है उस गैस से तो बिजली भी महंगी बनेगी। आपने यहाँ पे उम्मीद है कि अनिल के पक्ष में निर्णय आ सकता है। अगर अनिल के पक्ष में निर्णय आता है तो आपको क्या लगता है, अगर सस्ती गैस अनिल की कंपनी को मिलेगी तो आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, वो डिपेंड करेगा कि जो सस्ती गैस पे आधारित बिजली जो बनती है उनकी योजनाओं से, उस पे दाम क्या निर्धारित किया जाए। अगर दाम वही निर्धारित किया गया जो दिल्ली की जनता दे रही है या बाकी स्टेट की जनता दे रही है, तो फिर तो सुपर प्रॉफिट होगा अनिल अंबानी की कंपनी को। तो इसलिए ये तो कंज्यूमर के ऊपर, यानी कि सस्ती गैस का जो असर है वो उपभोक्ता को यदि मिलेगा सस्ती बिजली दर में तो मैं उसका स्वागत करूंगा, परंतु अगर वो नहीं मिलेगा तो एक कंपनी के प्रॉफिट के लिए इतना शोर मच रहा है, ये बड़ी चिंता की बात। जी बिल्कुल खन्ना साहब, आपने ठीक कहा कि देखना बाकी है कि अगर ये मामला सुलझता है तो इसका जो राहत है, इसका जो फायदा है वो आम आदमी तक पहुंचता है या फिर निजी कंपनियों तक सीमित रह जाता है। इस बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सीएनई बाजार में। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। देश का शेयर बाजार लगातार बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और आज बाजार की रैली शानदार रही और सेंसेक्स ने 15,000 का स्तर तोड़ दिया। अगर बात निफ्टी की करें तो निफ्टी भी 4500 के स्तर को तोड़ने में कामयाब रही। आईटी, बैंकिंग और रियलिटी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दुनिया भर के बाजार में आई तेजी का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। टीसीएस के नतीजों से आईटी शेयरों में जबरदस्त उछाल रहा और सभी आईटी कंपनियों ने उछाल के साथ कारोबार किया। गैस विवाद का असर बाजार पर देखने को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के रुख के बाद मुकेश अंबानी ग्रुप की आरआईएल के शेयरों में खासी मजबूती देखने को मिली और इसका फायदा भी बाजार को मिला। कारोबार बंद होते वक्त सेंसेक्स 15,000 और निफ्टी 4500 के स्तर के ऊपर कारोबार करता दिखा। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री राम खन्ना। खन्ना साहब, अगर शेयर बाजार की हम बात करें तो एक रीजन तो ये था कि जो आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर तक के लिए टाल दी है सुनवाई, आरआईएल के शेयर बढ़े, उससे तेजी आई है मार्केट में? नहीं, उससे देखिए, पहले तो जब बजट पेश हुआ था तो मार्केट इतना ही लुकी,
और चारों तरफ हाहाकार मच गया, अरे मार्केट गिर गई, बजट से कोई एनकरेजमेंट नहीं मिली। और हमने यही कहा था कि जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ मार्केट चली जाती है। आज 2-3 कंपनियों के अच्छे नतीजे आ गए, ये मार्केट चढ़ गई। और दूसरा जो आप बता रहे हैं रिलायंस के लिए फेवरेबल है शॉर्ट टर्म में, इसलिए फेवरेबल है कि जो हाईकोर्ट की जजमेंट है, अगर तो उनकी रिट डिसमिस हो जाती तो गिरते वो शेयर। आपने शॉर्ट टर्म की बात की, आपने कहा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। देखिए, आप जून से सितंबर तक जी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यह है कि रिलायंस को जो काम करना पड़ता हाई कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर राहत मिलेगी और पुराने बेसिस पे वो सप्लाई करते रहेंगे। तो खलासा आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये जो बढ़त मार्केट में देखी गई है, क्या स्थायी रहता है? देखिए, इसमें रिलायंस का केवल एक छोटा सा अंश है, जो ज्यादातर अंश है वो रियलिटी स्टॉक्स का है, आईटी स्टॉक्स का है, बैंकिंग स्टॉक्स का है। तो ये अगर अक्रॉस द बोर्ड बढ़त होती है, एडवांसेस जो है वो ज्यादा है, डिक्लाइंस कम है, तो ये जनरल ऑप्टिमिज्म है। और इसके पीछे शायद देखने को मिलेगा कि एफआईआईज ने खरीद करी है आज की तारीख में, क्योंकि सबसे बड़ा मूवर है एफआईआई। अपने एफआईएस की बात किया, एफआईएस खरीदारी करी, हम देख रहे हैं कि लगातार खरीदारी कर रही है, काफी खरीदारी। आपको लगता है कि जो विदेशी जो पूंजी है उस पर जो मार्केट आगे बढ़ रहा है, एक रिस्क हो सकता है? देखिए, ये रिस्क है, देशी पूंजी भी रिस्क है, क्योंकि देशी पूंजी भी वहां से निकल के रियल एस्टेट में जा सकता है, वहां से निकल के गोल्ड में जा सकता है। तो ये तो जब भी स्टॉक मार्केट्स में पैसा आता है, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आता है। ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, पर ज्यादातर पैसा वो है कि भी लोग फायदा उठाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक जो सेविंग्स वाले इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 1-2 लाख 3 लाख। पर ये जो एफआईआईज आ रही हैं, ये कई 100 करोड़ 1000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो केवल फायदे के लिए। इनको 1 परसेंटेज पॉइंट अगर ऊपर मिलेगा तो पैसा बढ़ा देंगे, 1% नीचे गिरेगा तो निकाल के दूसरे देश में ले जाएंगे। ये हॉट मनी है। हॉट मनी वहां आता है जहां मुनाफे की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो। और इस समय विश्व बाजार को यदि देखें आप, तो केवल चाइना और इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, और इसी कारण से एफआईआईज अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को आतुर है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो भारत और चाइना अकेले ऐसे देश हैं जिनमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ पर यही बात मैं आपसे जानना चाहती थी, हॉट मनी इस वक्त मार्केट में आ रही है, बढ़त देखी जा रही है, रियल सेक्टर, ऑटो सेक्टर अच्छा कारोबार कर रहा है, आईटी कंपनियों में बढ़त है। ये जो 15,000 का आंकड़ा शेयर बाजार ने पार किया, आपको क्या लगता है कि ये कितने दिनों तक जारी रहेगा? देखिए, जब मार्केट गिरनी शुरू हुई थी तो 21,000 के करीब पहुंच गया। लॉन्ग टर्म में देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिवाली तक ये 16-17 हजार। जी बिल्कुल श्रीराम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिवाली तक बाजार के रोशन होने की पूरी उम्मीद है। और अब बात करते हैं आर्थिक मंदी से, जो अमेरिकी बैंकों पर जो मार पड़ी है उसकी। विकसित देशों की उपज कही जाने वाली मौजूदा आर्थिक वैश्विक मंदी में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो वो है अमेरिका, जहां लेमन ब्रदर्स जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण बैंक धराशायी हो गया। जीएम और क्रिस्टा जैसी बड़ी ऑटो कंपनियां भी दिवालिया हो गई। वैश्विक वित्तीय संकट के झटके महसूस कर रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस साल औसतन हर महीने करीब 8 अमेरिकी बैंक धराशायी हुए। बीते 17 जुलाई को 4 और अमेरिकी बैंक बंद हो गए, जिसके बाद साल 2009 में असफल अमेरिकी बैंकों की संख्या 57 हो गई। यानी साल 2008 की तुलना में इस साल दोगुने बैंकों का कारोबार ठप हो गया। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक पिछले दिनों धराशायी होने वाले 4 बैंकों के नाम हैं फर्स्ट पाइडमोंट बैंक, बैंक फर्स्ट, वाइनयार्ड बैंक और टेमेगुला वैली बैंक। अमेरिका में ज्यादातर बैंक सितंबर में लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद ढहे। अमेरिका में धराशायी होने वाले बैंकों में छोटे और क्षेत्रीय बैंकों की संख्या सबसे अधिक है। जुलाई में अब तक कुल 12 अमेरिकी बैंक बंद हो चुके हैं। जनवरी 2008 के बाद से अमेरिका में कुल 83 बैंक बंद हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के स्थिर होने तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNBC। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीराम खन्ना साहब। खन्ना साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं, जो मंदी की सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ी है तो वो पड़ी है अमेरिका पे, अमेरिकी बैंकों पे। 2008 से 2009 के बीच अब तक 87 बैंक दिवालिया हो चुके। सबसे पहले बात करेंगे लेमन ब्रदर्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक है, काफी सारे बैंकों का पैसा इसमें लगा हुआ है, दिवालिया हो गया है। क्या असर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का? देखिए, ये लेमन ब्रदर्स और दूसरे बड़े बैंक जब धाराशायी होने हुए तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट सारी अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोप में भी पहुंच चुका है। और अब जो लेटेस्ट खबर आई है कि इसका मतलब ये है कि अभी बैंक बंद हो रहे हैं, इसका मतलब थिंग्स गवर्नमेंट के पैसा इंजेक्ट करने के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा अभी भी
वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो पेसिमिस्टिक सिचुएशन है, उसको रोक नहीं पाए हैं। इसका मतलब अभी बॉटम हमने देखा नहीं है, अभी होट चीजें, थिंग्स कैन गेट वर्स बिफोर दे बिकम बेटर। इसका यही मतलब मुझे समझ में आता है। परंतु दूसरी तरफ देखिए, हिंदुस्तान में एक बैंक नहीं बंद हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? इसलिए नहीं बंद हुआ क्योंकि हमारे बैंक्स रेगुलेटेड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आयरन ग्रिप से अपने बैंक्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है और अभी भी कैपिटल मूवमेंट जो है वो फ्री नहीं हुई, और अगर फ्री होती तो शायद हिंदुस्तान पे भी असर पड़ता। तो मैं तो समझता हूं कि ये रेगुलेशन होना चाहिए, और हमारा रेगुलेटर आरबीआई यूएसए के फेडरल रिजर्व से बेटर रेगुलेटर है, क्योंकि उसने एक भी भारतीय बैंक अभी तक फेल होने नहीं दिया। और जबकि कितने बैंक फेडरल रिजर्व के रहते दिवालिया हो गए, वो आप दो जानते पक्ष हैं। बताए, एक पक्ष पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, और जिस तरह से आपने कहा कि अभी बॉटम आया नहीं है, बॉटम आना बाकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी सरकार कुछ कदम उठाए ताकि बॉटम से बच सके। आप हमारे स्टूडियो में आए श्रीराम साहब, इतनी आपने जानकारियां दी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।